हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग समाज इरिक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत का तीसरा चरण पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो और पढ़ा था, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास और स्वायत्तता बनाम शर्म। ये दो चीज़ हम लोगों ने इरिक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत को में पढ़ा था। इरिक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो 8 वर्गों में विभाजित है। दो हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। पहल बनाम अपराध बोध। इरिक्शन के विकास का तीसरा चरण पाठशाला जाने के प्रारंभिक वर्ष के बीच 3 से 5 वर्ष होता है। बालक अचानक एक बड़ा समाज और संसार देखता है और अब इसे शैशवावस्था की तुलना में और अधिक चुनौतियां झेलनी पड़ती है। मतलब बच्चा ये इरिक्शन का जो है तीसरा चरण है, जिसमें पाठशाला जाने लगता है बच्चा। और ये कब शुरू होता है? 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। देखिए, पहल बनाम अपराध बोध जो है वो मनोसामाजिक सिद्धांत का हिस्सा है। मतलब इस उम्र में बच्चों के मन में कैसा व्यवहार आता है, कैसी सोच आती है, वो हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस एज में जो है बच्चा पहल करने की कोशिश करता है। क्या किस चीज़ की पहल करने की कोशिश करता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। बालक जब एक बड़ा समाज में और बड़ा संसार में जाता है तब शैशवावस्था की तुलना में उसे अधिक चुनौतियां झेलनी पड़ती है, ठीक है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सक्रिय और प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। मतलब जब बालक बाहर जाता है, अपने घर के बाहर जाता है, विद्यालय में जाता है, तो उसको एक बड़ा संसार दिखता है, बहुत बड़ा समाज दिखता है। तो जब वो जाता है तो उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और उस चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे एक एक्टिव रहना पड़ता है और उसे सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है कि कैसे वो उन चुनौतियों का सामना करे, ठीक है। उसको ऐसा एक व्यवहार अपनाना पड़ता है जिससे वो पूरी तरह सक्षम हो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, ठीक है। इस उम्र में बच्चों को उनके शरीर, उनके व्यवहार, उनके खिलौने और पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में जो है अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनको बोला जाता है कि वो अपने शरीर पर ध्यान दे, वो अपने व्यवहार पे ध्यान दे, ठीक है। व्यवहार पे ध्यान देने का मतलब है कि जल्दी किसी चीज़ से विचलित ना हो, जल्दी किसी चीज़, कोई भी कार्य को जल्दबाजी में ना करे, तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, ठीक है। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। उनके खिलौने और पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है, ताकि उनको और जानने का मौका मिले कि पालतू पशु पक्षी हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। खिलौने से उनका मनोरंजन होता रहे, उनका मन स्थिर रहे, ठीक है। जिम्मेदारी की भावना के विकास के साथ बालक के पहल करने की क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए, जब बालक समाज में जाता है तो वो समझता है, इस बात को समझता है कि सोसाइटी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको उठाना उनका कर्तव्य है, जो जिम्मेदारियां लेना उनका कर्तव्य है। तो उन जिम्मेदारियों को लेने के लिए वो सबसे पहले पहल करता है। पहल करने का मतलब वो कोशिश करता है कि वो उन जिम्मेदारियों को ले सके और भली भांति जिम्मेदारी को उठा सके, ठीक है। तो इसमें कौन सी सामाजिकता हमारे अंदर आई? तो पहल करने की। और अपराध बोध कब होता है? जब वो पहल करता है और वो उस जिम्मेदारी को नहीं उठा पाता, तब उसमें अपराध बोध होता है। मतलब वो सोचता है कि वो अयोग्य है, असमर्थ है, उसको अभी कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं आता, ठीक है। अब देखिए चौथा चरण क्या कहता है? परिश्रम बनाम हीन भावना। तो इसमें जो मनोसामाजिक स्थिति आती है वो परिश्रम करने की आती है और हीन भावना की आती है। वो किस प्रकार होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यह इरिक्शन का चौथा विकासात्मक चरण है, जो कि बाल्यावस्था के मध्य में 6 से 12 वर्ष परिलक्षित होता है, ठीक है। कौन से एज में आता है? 6 से 12 वर्ष की उम्र में, मध्य बाल्यावस्था में।
बालक द्वारा की गई पहल से वह नए अनुभवों के संपर्क में आता है और जैसे जैसे वह बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है तब तक वह अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। मतलब जब मध्य बाल्यावस्था में आता है और जब वो अपने समाज से नए नए अनुभवों के संपर्क में आता है, तब उसका अनुभव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बचपन के मध्य और अंत तक आते आते उसकी बौद्धिक कुशलता बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। वो बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लेता है अपने समाज के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ज़्यादा उसकी बौद्धिक कौशलता डेवलप हो जाती है। ठीक है। बाल्यावस्था के अंतिम चरण में जब बालक कल्पनाशील से भरा होता है, वह समय बालक के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सबसे अच्छा समय होता है। इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना, अपने आप का अयोग्य और असमर्थ समझने की भावना विकसित होने की संभावना रहती है। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा परिश्रम, तो वो परिश्रम करता है, नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है, तब जाके उसकी बौद्धिक कौशलता डेवलप होती है। लेकिन नेक्स्ट है हीन भावना। हीन भावना कब आता है? जब बाल्यावस्था के अंतिम चरण में बालक होता है, तब उसके अंदर बहुत सारी कल्पनाशीलता आती है, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें वो सोचने लगता है। वह समय बालक के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सबसे अच्छा समय होता है। बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है, किसी भी चीज़ को सीखना चाहता है, किसी भी चीज़ को सीखना चाहता है वो। इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना आती है। मतलब हीन भावना कैसे आई कि उस समय वो जिज्ञासु होता है, हर चीज़ को सीखना चाहता है, लेकिन वो अगर वो चीज़ ढंग से नहीं सीख पाया तो वो उसके अंदर हीन भावना आने लगती है कि वह अयोग्य है, असमर्थ है। ठीक है। वो अपने आप को ऐसा समझने लगता है। ये चीज़ भी उसके अंदर डेवलप होती है। तो इस प्रकार वो परिश्रम करता है, हर चीज़ में हर जिम्मेदारी को उठाने की वह कोशिश करता है, परिश्रम करता है। ठीक है। उसकी बौद्धिक क्षमता डेवलप होती है। तो इस प्रकार उसमें परिश्रम का गुण आया। लेकिन जैसे ही वो उस जिम्मेदारी को नहीं उठा पाता, कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाता, तो उसमें हीन भावना आ जाती है कि देखो दूसरे बच्चे कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है कि मैं बहुत अयोग्य हूँ, मैं बहुत असमर्थ हूँ। वो ये समझने लगते हैं। ठीक है। अपनी तुलना करने लगते हैं दूसरे बच्चों के साथ, जिसके द्वारा उनमें हीन भावना आती है कि वो यह सोचने लगते हैं कि वो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते क्योंकि वह अयोग्य है, असमर्थ है, ये समझने लगते हैं उसमें। एरिक्सन का मानना था कि बालक में उद्यम विकास की जिम्मेदारी शिक्षक की है। शिक्षकों को स्नेह परंतु दृढ़ता के साथ बालकों में यह भावना विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि वह जिन लक्ष्यों के बारे में नहीं सोच सकता उसे भी वह पूरा कर सकता है। देखिए, जब उसमें हीन भावना आ जाता है तो यह शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो उस हीन भावना को दूर करने में उसकी मदद करे। ठीक है। और वो उसको प्रेम से और दृढ़ता के साथ ऐसी भावना उसके अंदर भर दे कि बालक यह समझने लगे कि जिन कार्य को वो नहीं कर सकता है, जो कार्य को वो समझता है कि वो नहीं कर सकता है, उसको भी वो यह समझने लगे कि वो भी उसके लिए आसान है, उस लक्ष्य को, उस कार्य को भी वो कर सकता है। ये वो सोचने लगे। ऐसी भावना उसके अंदर विकसित कर देनी चाहिए। और ये भावना कौन विकसित करने में मददगार होगा? तो उसके बालक के शिक्षक। ठीक है। फिफ्थ जो है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। अब इसमें कौन सी मनोसामाजिक स्थिति आई? पहचान बनाने की और पहचान भ्रांति की। ठीक है। वो कैसे होता है, आइए सीखते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत की यह 5वीं अवस्था है जिसकी अवधि 12 से 18 वर्ष की होती है। यह किशोरावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोरों में ये जानने की प्राथमिकता बनी होती है कि वे कौन हैं, वे किस लिए हैं और वे अपनी जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं। इसे एरिक्सन ने पहचान की संज्ञा दी है। देखिए, पहचान बनाने की कोशिश बालक कब करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? बालक जब किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात 12 से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं,
वो यह सोचने लगते हैं कि वो कौन है, क्या लक्ष्य लेकर वो इस जीवन में आए हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए जिससे उनका स्टेटस बना रहे, उनकी एक पहचान बने रहे, समाज में उनकी एक पहचान बने, है ना। वे किस लिए हैं, मतलब क्या करने के लिए है, कौन से कार्य के लिए है, ज़िंदगी में वो क्या है, उनका स्टेटस क्या है, मतलब अच्छा है कि बुरा है, कैसे क्या है, ये कौन, कहाँ, कैसे, इस तरह की भावना अपने अंदर जागृत होती है कि उनकी पहचान आखिर क्या है। और इरिक्सन ने इसीलिए इसको पहचान की संज्ञा दी है, इसका नाम पहचान दिया है, ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे अपने पहचान को लेकर जिज्ञासु हो जाते हैं। किशोर को बहुत सारी नई भूमिकाएं करनी होती है एवं वयस्क स्थिति निभानी पड़ती है, ठीक है। किशोरावस्था में बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती है, एक छात्र की भूमिकाएं, ठीक है, एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिकाएं, तो इस तरह की तमाम भूमिकाएं उनको निभानी पड़ती है। एक वयस्क की स्थिति को उनको निभाना पड़ता है, एक एडल्ट स्टेज को उनको अपनाना पड़ता है, जो एक जिम्मेदार नागरिक जैसा होता है, जो एक कर्तव्य पालन करने वाला जैसा नागरिक होता है, वैसी स्थिति को उसको पालन करना पड़ता है, ठीक है। एक स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए किशोर भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण नहीं कर पाते हैं और एक भविष्य का रास्ता नहीं निश्चित कर पाते हैं, तो वे अपनी पहचान के बारे में संभ्रांति की स्थिति में होते हैं। जब वह भूमिकाओं का अन्वेषण नहीं कर पाते हैं, जब वो एक जिम्मेदार किशोर नहीं बन पाते, जब वो जिम्मेदार किशोर नहीं बन पाते, जब वो कर्तव्य पालन नहीं कर पाते, जब वो किसी भूमिका को अच्छी तरह नहीं निभा पाते, तब वो क्या होता है कि लक्ष्यहीन हो जाते हैं। तब उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा लक्ष्य वो चुने, उनके जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, उनके फ्यूचर का क्या लक्ष्य होना चाहिए, उन्हें क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे सोसाइटी में उनकी अलग पहचान हो। जब ये चीज़ नहीं समझ पाते तो उनके अंदर कन्फ्यूज़न होता है, अपने पहचान के बारे में कन्फ्यूज़न होता है, संभ्रांति होता है, ठीक है। जब पहचान बनाम संभ्रांति के संकट का सही समाधान कर लेते हैं तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है जिससे कर्तव्य परायणता की संज्ञा दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप किशोर छात्रों में समाज के नियमों तथा आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की उन्मुखता बढ़ जाती है। मतलब जब उनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और जब उनका सॉल्यूशन मिल जाता है, सही सॉल्यूशन मिल जाता है, तो इसमें उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप किशोर जो है वो समाज के नियमों आदर्शों के अनुरूप अपना व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। वो ऐसा व्यवहार अपनाते हैं जो समाज को स्वीकार्य है, जो और वैसे नियमों और आदर्शों का पालन करते हैं जो समाज को स्वीकार्य है, और उसी को हम कर्तव्य परायणता की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है आत्मीयता बनाम अलगाव। यह इरिक्सन का छठा चरण है जिसका अनुभव युवावस्था के प्रारंभिक वर्ष 20 से 30 वर्ष में होता है। यह व्यक्ति के पास दूसरों में आत्मीय संबंध स्थापित करने का विकासात्मक मानक है। अब बालक जो है वो युवावस्था में प्रवेश कर गया, 20 से 30 वर्ष की उम्र में आ गया, और अब उनमें एक मनोसामाजिक स्थिति उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं आत्मीयता और अलगाव। आत्मीयता कैसे आती है और अलगाववाद कैसे आता है, यह चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यह व्यक्ति के पास दूसरों से आत्मीय संबंध स्थापित करने का विकासात्मक मानक है। आत्मीयता कैसे आती है, आत्मीयता किसे करते हैं? इरिक्सन ने आत्मीयता को परिभाषित करते हुए कहा है कि आत्मीयता स्वयं को खोजना है, जिसमें स्वयं को किसी और व्यक्ति में खोजना पड़ता है, ठीक है।
एरिक्सन ने आत्मीयता को कहा है कि स्वयं को खोजना। जब हम अपनी परछाई किसी और में देखते हैं, मतलब अपने गुण को, अपने व्यवहार को किसी और व्यक्ति में जब देखते हैं, तब उस चीज़ को आत्मीयता कहते हैं। जब हम दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, उस व्यक्ति से जिसका गुण और व्यवहार हमसे मिलता जुलता है, ठीक है, उसी चीज़ को आत्मीयता कहते हैं। व्यक्ति की किसी के साथ स्वस्थ मित्रता विकसित हो जाती है और एक आत्मीय संबंध बन जाता है, तब उसके अंदर आत्मीयता की भावना आ जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। आत्मीयता कब आती है? जब इस स्टेज में हम किसी के साथ एक स्वस्थ मित्रता करते हैं, एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, तब हम उसको आत्मीय संबंध कहते हैं। जब हमारे अंदर आत्मीयता की भावना आ जाती है, इसका मतलब है हम किसी व्यक्ति से स्वस्थ मित्रता रहते हैं, वैसा मित्र बनाते हैं जो हमसे मिलता जुलता हो, जिसके गुण, जिसके व्यवहार, जिसके आदर्श हमसे मिलते जुलते हो, ठीक है, तब जाकर हम में आत्मीयता की भावना आ जाती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो तो हम में अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब हमें ऐसा मित्र नहीं मिल पाता जो हमारे गुण से मिलता हो, हमारे व्यवहार से मिलता हो, हमारे जैसा उसके आदर्श हो, ठीक है, हमारे जैसे वो नियम कानून मानता हो समाज के, जब हम वैसे मित्र को नहीं पाते हैं और जब हम वैसा आत्मीयता किसी से नहीं बना पाते हैं, तो हमारे अंदर अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। तो ये दो मनोसामाजिक स्थिति कैसे आती है युवावस्था में, ये चीज़ को हम लोगों ने इस चरण में पढ़ा। अब जानते हैं 7वां स्टेज, जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। एरिक्सन के सिद्धांत में यह 7वीं अवस्था है जो 40 से 50 वर्ष की आयु तक की होती है। जब हम 40 से 50 वर्ष के बीच के स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब हमें जन्नात्मकता बनाम स्थिरता जैसे मनोसामाजिक स्थिति उत्पन्न होती है हमारे अंदर। इसे मध्य वयस्कावस्था भी कहा जाता है। 40 से 50 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? मध्य वयस्कावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति में जन्नात्मकता का भाव उत्पन्न होता है। कैसा भाव होता है? जन्नात्मकता का भाव। और ये जन्नात्मकता होता क्या है? जन्नात्मकता से तात्पर्य अगली पीढ़ी में कुछ धनात्मक चीज़ों को अंतरिम करने से होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि जन्नात्मकता से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जिसमें वे लोग रहेंगे को उन्नत बनाने की चिंता से होता है। हम आज अपने समाज को अच्छा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब हम लोग के नेक्स्ट जनरेशन इस सोसाइटी में आए तो सोसाइटी काफ़ी अच्छी हो, यहाँ के आदर्श, यहाँ के नियम बहुत अच्छे हो, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग जन्नात्मकता कहते हैं। जब हम कोई ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे नियम कानून, आदर्श बनाते हैं अपनी सोसाइटी में जो आने वाले जनरेशन के लिए भी एक पॉजिटिव प्रिंसिपल और एक पॉजिटिव आदर्श, एक पॉजिटिव नियम के स्वरूप में सामने आए, तो हम लोग उसको जन्नात्मकता बोलते हैं। इस चीज़ को हम छोटे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि वैसे नियम वैसे आदर्श जब हम लोग बनाते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा हो, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा हो, जब हम ऐसे समाज का निर्माण करते हैं, तब हम जन्नात्मकता की भूमिका निभाते हैं, तब हम लोग में जन्नात्मकता की मनोसामाजिक स्थिति उत्पन्न होती है। वैसी चीज़ें जो दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जन्नात्मकता से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जिसमें वे लोग रहेंगे को उन्नत बनाने की चिंता से होता है। जब हम वैसी चिंता करने लगते हैं, जब हम वैसी समाज बनाने लगते हैं जो अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण के लिए हो, वैसे समाज का निर्माण करते हैं जो
पीढ़ी के लोगों के लिए कल्याण में हो, तो उसको हम लोग जन्मात्मकता कहते हैं। अधिक विस्तृत अर्थ में जन्मात्मकता में उत्पादकता तथा सृजनात्मकता भी सम्मिलित होती है। जन्मात्मकता में उत्पादकता और सृजनात्मकता भी आती है। क्यों आती है? उत्पादकता का मतलब ऐसे सोसाइटी का निर्माण कर जब हम करते हैं जो कि अच्छा हो, तो हम लोग मतलब प्रोड्यूस किए, है ना, तो उसमें उत्पादकता आई। और सृजनात्मक अपने क्रिएटिव, सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? क्रिएटिविटी, है ना। तो जब हम लोग अपने क्रिएटिविटी से, अपने कल्पनाशीलता से ऐसे भविष्य का निर्माण करते हैं जो कि उस समय के लोगों के लिए कल्याणकारी हो, तो तब हमारे अंदर सृजनात्मकता आती है और उसी को हम लोग जन्मात्मकता कहते हैं। ठीक है। शिक्षक जो अपने छात्रों एवं उनकी उचित शिक्षा दीक्षा के बारे में सचमुच में चिंता दिखलाते हैं, वे जन्मात्मकता के उदाहरण हैं। जन्मात्मकता के उदाहरण के बारे में अगर हम बोले, तो वैसे शिक्षक जो अपने छात्रों को उचित शिक्षा देते हैं, उचित व्यवहार करना सिखाते हैं, तो उस चीज़ को जन्मात्मकता कहेंगे। ठीक है। जब व्यक्ति में जन्मात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती, तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति में यह भाव उत्पन्न होता है कि वह अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं कर सके। देखिए, जन्मात्मकता का मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा करना, ऐसी चीज़ों का निर्माण करना जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा हो। लेकिन जब हम नेक्स्ट जनरेशन के बारे में नहीं सोचते हैं, जब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के बारे में नहीं सोचते हैं, वैसी चीज़ें की उत्पादकता नहीं करते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा हो, तब हम में स्थिरता आती है। स्थिरता का मतलब हम लोग कुछ भी नहीं सोचते, कुछ कार्य नहीं करते अगली पीढ़ी के लिए। ठीक है। यह एक तरह की आत्मतलीनता की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं सुख सुविधा ही सर्वोपरि होती है। जब हम लोग में स्थिरता आ जाती है, तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं, वैसी फैसिलिटी के बारे में सोचने लगते हैं, वैसे समाज के बारे में सोचने लगते हैं जो हमारा इंडिविजुअल आवश्यकता के अनुसार हो, जो सिर्फ हम ही लोग को फैसिलिटी दे, हम ही लोग के लिए अच्छा हो, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हो चाहे मत हो, इससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये भावना आ जाती है, तब हम लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर स्थिरता की मनोसामाजिक स्थिति आ गई। ठीक है। लेकिन जब हम नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोच के कोई कार्य करते हैं, तो इसका मतलब है कि जन्मात्मकता की मनोसामाजिक स्थिति हमारे अंदर उत्पन्न हुई। तो जब हम 40 से 50 के बीच में होते हैं, तब ये दो तरह की मनोसामाजिक स्थिति हमारे अंदर आती है। जब व्यक्ति जन्मात्मकता बनाम स्थिरता के संकट का समाधान ठीक से कर लेता है, तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे एरिक्सन ने देखभाल की संज्ञा दी है, जिसमें व्यक्ति दूसरों के कल्याण की चिंता अधिक दिखलाता है। जब हम लोग में जन्मात्मकता बनाम स्थिरता के संकट का समाधान हो जाता है, जब हम जब हम ये सोचने लगते हैं कि ना हम जन्मात्मकता होते ना स्थिरता होती है, मतलब कि हम लोग दूसरे की देखभाल को अधिक इम्पोर्टेंट मानने लगते हैं। ठीक है। एरिक्सन ने इसको बोला है कि हम लोग के अंदर ऐसे मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो दूसरे की देखभाल कर सके, है ना। हम लोग इसको देखभाल की संज्ञा देते हैं। जब हम लोग जन्मात्मकता और स्थिरता के संकट से दूर हो जाते हैं, तब हम लोगों के अंदर एक विशेष तरह की मनोसामाजिक स्थिति आती है जिसको हम लोग कहते हैं देखभाल। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कल्याण के प्रति अधिक चिंताशील दिखता है। ठीक है। ना वो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचता है, ना उसके प्रति कोई कार्य करता है। अभी जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं उसको देखभाल करता है, उसके कल्याण के बारे में अधिक चिंतनशील होने लगता है। ठीक है। जब हम जन्मात्मकता बनाम स्थिरता के संकट से स्थिरता का समाधान कर लेते हैं, तब
8वां और आखिरी मनोसामाजिक स्थिति संपूर्णता बनाम निराशा। यह इरिक्शन का 8वां और अंतिम चरण है जो कि वृद्धावस्था 60 वर्ष से ऊपर में अनुभव होता है। इस चरण में व्यक्ति अपने अतीत के टुकड़ों में यह एक साथ याद करता है और एक सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है या फिर बीते हुए जीवन के बारे में असंतुष्टि भरी सोच रखता है। अब जो है हम लोग ये आखिरी स्टेज में आ गए। जब 60 वर्ष के ऊपर हम लोग हो जाएंगे तब हमारे अंदर कैसी मनोसामाजिक स्थिति आएगी, हमारा मन क्या करने लगेगा कि हम लोग जो है यह सोचने लगेंगे, हम लोग अतीत के बारे में सोचने लगेंगे। ठीक है, हम लोग अपने अतीत के बारे में सोचने लगेंगे। अगर अतीत अच्छा होगा तो हम लोग में संपूर्णता आएगी, लेकिन अतीत में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हो जो सिर्फ असंतुष्टि पैदा करे या नकारात्मक मनोसामाजिक स्थिति उत्पन्न करे, तो उससे हमें निराशा की भावना आती है। ठीक है, इस सिचुएशन में 60 वर्ष से ऊपर के इस सिचुएशन में लोग क्या करने लगते हैं कि लोग सोचने लगते हैं कि हमारा अतीत कैसा था। तो जब वो सोचते सोचते यह देखता है कि हमारा अतीत बहुत अच्छा था तो उसमें संपूर्णता की भावना आती है। लेकिन जब वो यह सोचता है कि उसका अतीत बहुत ही असंतुष्टि भरा था, तब उसमें निराशा की भावना आती है। अलग अलग प्रकार के वृद्ध लोग अपने बीते हुए जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में एक सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीते जीवन का एक अच्छा खाका बन जाता है और व्यक्ति को भी एक तरह के संतोष का अनुभव होता है, संपूर्णता की भावना का अनुभव होता है। देखिए, इस स्टेज में संपूर्णता की मनोसामाजिक स्थिति में क्या होता है कि जब व्यक्ति यह सोचने लगता है, जब वृद्ध लोग अपने अतीत के बारे में सोचने लगते हैं अलग अलग चरण से, कि जब वो बालक थे तो कैसा उनकी स्थिति था, जब वो किशोरावस्था में थे तो कैसी स्थिति था, जब वो वयस्कावस्था में आए तब उनका जीवन कैसा था। ठीक है, तो जब वो अलग अलग चरण के बारे में वो सोचने लगते हैं, तब अगर उनका अलग अलग चरण अच्छा से गुजरा है, बाल्यावस्था अच्छा से गुजरा है, किशोरावस्था अच्छा से गुजर गया, अगर वयस्कावस्था अच्छा से गुजरा है, तब उसमें एक संतोष की भावना आती है, तब वृद्धावस्था में संतोष की भावना आती है और जिसके द्वारा हमें संपूर्णता की भावना का अनुभव होता है। मतलब हम लोग संपूर्णता की भावना का अनुभव करते हैं, मतलब संतोष का अनुभव करते हैं कि हाँ, हमारा पूरा जीवन अच्छा से व्यतीत हुआ। अगर बीते हुए जीवन के बारे में सकारात्मक विचार नहीं बन पाते हैं तो उसमें उदासी की भावना घर कर जाती है। इसे इरिक्शन ने निराशा का नाम दिया है। और अगर बीते हुए जीवन में हमारी संपूर्ण जीवन बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि हमारे जीवन को एक नकारात्मक प्रभाव देती है, तब हमारे अंदर कैसी मनोसामाजिक स्थिति उत्पन्न होती है, निराशा की। ठीक है, तो देखिए ये मनोसामाजिक स्थिति थी कि कौन से स्टेज में हमारा कैसा मन होता है, कैसा मन आता है, कैसी भावना आती है हमारे अंदर। पहल बनाम अपराध बोध आता है, ये बाल्यावस्था में आता है। परिश्रम बनाम हीन भावना, ये मध्य बाल्यावस्था में आता है। पहचान बनाम पहचान भ्रांति, ये किशोरावस्था में आता है। आत्मीयता बनाम अलगाववाद, ये हमारा कौन से चरण में आता है, युवावस्था में आता है। जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, ये आता है मध्य वयस्कावस्था में। और संपूर्णता बनाम निराशा, ये आता है वृद्धावस्था में। तो हर स्टेज में जो है हमारी मन की स्थिति डिफरेंट होती है, हमारी भावना डिफरेंट होती है। अब वो डिपेंड करता है हमारे कार्यों पर, हमारे अतीत पर, हमारे सोच पर, हमारे विचारों पर। ठीक है, तो इसी के साथ ये एडिक्शन का ये 8 चरण हम लोगों ने कंप्लीट किया। आशा करती हूँ कि आपको एक एक चरण बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक अपना दें
और हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन करते रहें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को करने से पहले। और जितनी भी वीडियोस है मैं आपको आई बटन में लिंक उसका देते जाऊंगी। हर वीडियो के आई बटन में मैं लिंक देते जाऊंगी। आप हर वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, बहुत ही अच्छे से पढ़ें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोट्स है ये। और आपके सीटेट के लिए, एसटेट के लिए, आरटेट के लिए, चाहे जितने भी शिक्षक संबंधित एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड दोस्तों कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पसंद आया है तो लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वक्त पर आए। इसे के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।